मोदी जी जब गले लगा लेते हैं ना सामने वाले कंट्रीज के लीडर्स को और हंस हंस के मिलते हैं, तो शायद कुछ लोगों को लगता हो कि भाई क्या फालतू की चीज़ है, जबरदस्ती गले लगा रहे हैं और मोदी जी को समझ में भी नहीं आती इंग्लिश और जोक समझ में नहीं आ रहा, दुनिया भर की कहानी। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इन रिश्तों का क्या फर्क पड़ता है। इस टाइम पे जब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो यूएई और बाकी जो अरब देश हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? तेल बेचना तो चलो है ही, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी। ये जो अरब देश है ना, ये अपना खाना जो है ना 90% इम्पोर्ट करते हैं, खुद नहीं उगाते। और इस टाइम पे जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फूड का ट्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। यही हुआ था कोविड के टाइम पे, जब सबने अपने देश सब देशों ने अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद कर लिए, तो अरब देशों को समझ में आया कि भाई हमारे पास तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम इंडिया कूद के आया और यूएई से बोला कि अरे यार आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना एग्रीकल्चर कंट्री और हम आपके पास हैं, पड़ोसी कंट्री है, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम पहुंचाएंगे आपके यहाँ खाना वाना। आज के टाइम पे 50 से 60% जो राइस है यूएई का वो हम पहुंचाते हैं, और 10 से 15% व्हीट भी हम पहुंचाते हैं, जो कि आने वाले टाइम में बढ़ेगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे जब हमने ये चीज उनके सामने पेश करी, तो यूएई ने रातों रात नियम बदले थे कि भाई इंडिया से आने वाला जो व्हीट है वो री एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो हमारे यहाँ इस्तेमाल होगा। कोविड के टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो इंडिया ने पूरी दुनिया के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब दुनिया पे नहीं, अपने व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए हमारा व्हीट, क्योंकि हमें भी अपनी फूड सिक्योरिटी की टेंशन थी। लेकिन हमने जब वो बैन लगाया ना एक्सपोर्ट पे, तो सिर्फ 2 लाइनों में छोटी सी एक एग्जेम्पशन करी थी, मतलब सिर्फ यूएई को हमने बोला था कि हाँ इसको तो भेजेंगे, हमारा दोस्त है, उसके अलावा जो है वो बैन है। उसका असर ये हुआ कि यूएई ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा इंडिया में हमारी एग्रीकल्चर वगैरह पे, कि भाई तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, कम पानी का इस्तेमाल करो, नए नए मेथड लेके आओ, ज्यादा फसल उगनी चाहिए ताकि हमें भी फायदा हो, तुम्हें भी फायदा हो। $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और आज के टाइम पे जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फूड सिक्योरिटी फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप चौंक जाओगे इस बात को जान के कि यूएई और बाकी अरब देश का फूड चाहे जहां मर्जी से आ रहा हो, वो ज्यादातर सिचुएशंस में रेड सी और वो जो छोटा सा एरिया है ना ईरान के पास में जिसको वो ब्लॉक कर सकता है, वहीं से उसको आना पड़ेगा सो फार, या फिर उसे बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन जब इंडिया की बात आती है ना, तो इंडिया डायरेक्टली ओमान पहुंच सकता है बिना किसी डिस्प्यूटेड एरिया को ट्रेवल करे, और ओमान से फिर सऊदी अरेबिया और यूएई ज्यादा दूर है नहीं। इसीलिए अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स होती है, तो इंडिया फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इनके लिए बन जाएगा और इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इसके बदले में इंडिया को मिलता क्या है, आप चौंक जाओगे, क्योंकि हमें इसके बदले में जो मिला है वो तो पहले ही मिल चुका है ऑलरेडी, और फ्यूचर में जो मिलेगा वो देखेंगे। 2019 में जब इंडिया ने धारा 370 हटाई, तो उस टाइम पे पाकिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज को ये लग रहा था, चाइना जैसे कंट्रीज को, कि मिडिल ईस्ट जो है वो इंडिया के खिलाफ आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट यूएई और बहुत सारे कंट्रीज ने बोला कि भाई ये तो इनका इंटरनल मैटर है, ये जाने हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। धारा 370 हटी, और उसके बाद में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी या कंपनीज थी, वो एक्चुअली यूएई की एमआर बिल्डर्स ही थे, जिन्होंने बुर्ज खलीफा क्रिएट करा है। उन्होंने ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट डाल के मॉल्स और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए काम शुरू करा कश्मीर के अंदर। बस समझ में आ रहा है रिश्तों का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। हंसना इंपॉर्टेंट है, रिश्ते गले लगाना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नहीं आती क्या फर्क पड़ता है, काम तो चल रहा है ना भाई।